Hello everyone, welcome to the class. So today this is our 5th class of food packaging. Okay, in our previous class we have discussed about some new packaging system. ठीक है, जिसमें हमने 3 systems को या 3 packaging systems को हमने discuss किया था. First one हमने discuss किया था vacuum packaging. ठीक है, then हमने मैप डिस्कस किया था, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, एंड लास्टली हमने कैप को डिस्कस किया था विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग. सो ये 3 पैकेजिंग सिस्टम हमने डिस्कस किए थे इन आवर प्रीवियस क्लास. सो इन दिस कॉन्टिन्यूटी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिव पैकेजिंग. ठीक है, सो एक्टिव पैकेजिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यू पैकेजिंग सिस्टम. ठीक है, तो एक्टिव पैकेजिंग की अगर यूसेज की बात करें, रिसेंटली जो है इनके यूज जो है एक्टिव पैकेजिंग का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया इन फूड इंडस्ट्री, स्पेशली इन फूड इंडस्ट्री. तो क्यों इंक्रीज हुआ है उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि एक्टिव पैकेजिंग होता क्या है. ठीक है, सो नॉर्मली जो पैकेजिंग सिस्टम होते थे उनका जनरल वर्क होता था कि फूड प्रोडक्ट को कंटेनमेंट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. एक्टिव पैकेजिंग ने क्या किया, एक न्यू अप्रोच जो है वो यूज की. क्या किया इसने फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ठीक है, अब फूड की शेल्फ लाइफ को कैसे एनहांस करती है एक्टिव पैकेजिंग. सो एक्टिव पैकेजिंग में क्या होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसी में क्या यूज किया जाता है, एक्टिव कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है. ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है. जो ये एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं इनका वर्क क्या होता है, फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस करना, एक्सटेंड करना एंड उसकी क्वालिटी को रिटेन करके रखना. क्वालिटी इन द सेंस फ्लेवर हो गया, उसका टेक्सचर हो गया. ठीक है, सारी जितनी भी क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको प्रिवेंट करना. ठीक है, एंड ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जो यूज किए जाते हैं एक्टिव पैकेजिंग. तो इथाइलिन स्क्वेंजर्स यूज किए जाते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, इथाइलिन गैस को एब्जॉर्ब करना. एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का यूज किया जाता है. ठीक है, देन CO2 एमिटर्स. CO2 एमिटर्स मतलब क्या हुआ कि जो CO2 की कंसंट्रेशन फूड में एनहांस करे उनको यूज किया जाता है. एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. देन O2 स्क्वेंजर्स का यूज किया जाता है. O2 स्क्वेंजर्स का यूज क्यों किया जा रहा है, O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए. ठीक है, सो इन सारे एजेंट्स का यूज किया जाता है. एंड इनका अगर हम कहें वर्क क्या रहता है तो इनका वर्क रहता है फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस करना एंड क्वालिटी को रिटेन करना. सो दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्टिव पैकेजिंग सिस्टम. ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं. Active packaging refers to a type of food packaging that goes beyond the traditional role of passive protection and containment. It incorporates additional features and functionality to actively interact with the food products or its environment to enhance shelf life, safety and quality. Active packaging systems are designed to extend the product's freshness, preserve flavor and aroma, inhibit microbial growth and provide other benefits. ठीक है, so this kind of packaging system is called as active packaging. Now the next is active packaging system. So अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया कि एक्टिव पैकेजिंग होता क्या है, एक आपको मैंने ब्रीफ आइडिया भी दे दिया कि यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं वो किस किस फॉर्म में यूज किए जाते हैं. ठीक है, सो अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी हमने अभी डिस्कस किए थे कंपोनेंट्स, उनका रोल पर्टिकुलर क्या होता है. ठीक है, सो एक्टिव पैकेजिंग की अगर हम बात करें सो सिंपली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में. जो भी आप कंपोनेंट्स यूज करते हो उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड एक्टिव रिलीजिंग सिस्टम एंड वन इज कॉल्ड एक्टिव स्क्वेंजिंग सिस्टम. सो रिलीजिंग सिस्टम की अगर हम बात करेंगे सो यहाँ पे क्या है, आपको ऐसे कंपोनेंट्स चाहिए जो पैकेजिंग मटेरियल में क्या करें, रिलीज करेंगे. लाइक CO2 हो गया कि आपको क्या है पैकेजिंग सिस्टम में आपको क्या है CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी है फूड प्रोडक्ट में. ठीक है, ताकि फूड की जो शेल्फ लाइफ हो वो एनहांस हो. ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का यूज कर रहे हैं आप. ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर रहे हैं ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट किया जा सके. इथाइलिन का यूज किया जा रहा है. फ्लेवर्स को रिटेन करने के लिए जो है आप यूज कर रहे हैं पैकेजिंग सिस्टम में. प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जा रहा है. ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट. ठीक है, सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एक्टिव रिलीजिंग सिस्टम. यहाँ पे क्या है, आप रिलीज हो रहे हैं कंपोनेंट्स फूड में. सेकंड वन इज कॉल्ड एक्टिव स्क्वेंजिंग सिस्टम.
स्क्वेंजिंग सिस्टम का मतलब क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे आप एलिमिनेट कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर कंपोनेंट को। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर रहे हैं, मॉइस्चर को रिड्यूस कर रहे हैं, ओडर को, अगर जैसे कोई पर्टिकुलर टेंट या ओडर आ रहा है उसको आप एलिमिनेट कर रहे हैं, इथाइलिन को एलिमिनेट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, एंड कोई भी टेंट अगर पर्टिकुलर है तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए कंपोनेंट यूज किया जा रहा है। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन योर फूड रिक्वायरमेंट, कि फूड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग ही ये पैकेजिंग सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं। सो इफ यू रिमेंबर कि हमने जैसे मॉडिफाइड पैकेजिंग सिस्टम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि ऐसे कोई सेट वैल्यू ही नहीं होती कि O2 कम ही करना है, ठीक है, या O2 बिल्कुल जीरो रखना है एंड CO2 को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देना है, ऐसा कोई सेट नहीं होता। ठीक है, इट इज टोटली डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है ये कि आपकी फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, कि फूड की रिक्वायरमेंट क्या है। समटाइम्स क्या होता है कि किसी फूड में क्या ज़रूरत होती है कि आपको सपोज कि कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको मॉइस्चर को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, लाइक बेक्ड आइटम्स वगैरह होते हैं जहाँ पे क्या आपको एक डिजायर्ड मॉइस्चर चाहिए होता है, राइट। एंड कुछ फूड आइटम्स क्या होते हैं जहाँ पे क्या होता है आपको बिल्कुल मॉइस्चर वहाँ पे नहीं चाहिए होता, कि अगर जरा सा भी वहाँ पे मॉइस्चर एंटर कर गया सो क्या हो जाएगी, फूड की क्वालिटी जो हो जाएगी वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट जो होता है वो पैकेजिंग सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं। सेम एक्टिव पैकेजिंग में भी कोई सेट नहीं होता कि O2 की वैल्यू कम करनी है या हमें O2 स्क्वेंजर्स ही यूज करने हैं, पर्टिकुलर में O2 एब्जॉर्बर्स ही यूज करने हैं या O2 रिलीजिंग सिस्टम्स ही यूज करने हैं। सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो डिफरेंट अब हम पैकेजिंग सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे एंड उनका रोल क्या ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स। सो ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स की अगर हम बात करेंगे तो सिंपली ये किसके लिए यूज करेंगे, ऑक्सीजन को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, सिस्टम से ऑक्सीजन को एलिमिनेट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। सो कौन से फूड्स के लिए यूज किए जाएंगे, जो भी ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जिनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस आते हैं, वहां पे क्या यूज किए जाते हैं, ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स का यूज किया जाता है। जैसे कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हो गए, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, सो वहां पे क्या यूज किए जाते हैं, ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड्स या हाई फैटी फूड्स हो गए, जहां पे ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन कहें, ये ऑक्सीजन जो है बेसिकली दो तरह से स्पॉइलेज कॉज करती है। वन इज ऑक्सीड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द अदर वन इज बिकॉज ऑफ एरोबिक स्पॉइलेज माइक्रोब्स की वजह से। जो भी एरोबिक स्पॉइलेज माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ के वजह से जो भी चेंजेस आते हैं वो कौन, ऑक्सीजन की वजह से जो आते हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स। ठीक है, सो स्क्वेंजर्स ये क्या करेंगे, सिंपली ऑक्सीजन जो है उसकी लेवल को रिड्यूस कर देंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, जो भी माइक्रोबियल स्पॉइलेज होगा वो भी क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो ये होते हैं ऑक्सीजन स्क्वेंजर्स। सेकेंड वन इज कॉल्ड मॉइस्चर कंट्रोल। सो मॉइस्चर कंट्रोल भी क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप दो तरह से यूज करते हैं। फर्स्ट इज मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कंपोनेंट यूज किए जाते हैं जहां पे क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, एंड द अदर वन इज मॉइस्चर रिलीजिंग मटेरियल्स। सो यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर रिलीजिंग का मतलब क्या, ये टाइम टू टाइम क्या करेंगे, मॉइस्चर को रिलीज करते रहेंगे फूड प्रोडक्ट में, ताकि फूड जो है अपना मॉइस्चर लूज ना करे। सो सिंपली कहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि फूड की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, सो बेसिकली मॉइस्चर कंट्रोल इज यूज्ड टू मेंटेन द ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी फॉर स्पेसिफिक फूड आइटम्स। ठीक है, सो ऑप्टिमल ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए मॉइस्चर कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इथाइलिन absorbers. So ethylene, as you all know that it is a hormone, that is a natural gas produced by certain foods. तो कौन कौन से फूड्स अगर हम कहें तो बनाना जो है बहुत ज्यादा इथाइलिन प्रोड्यूस करता है। एंड इथाइलिन का वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, राइपनिंग को फास्ट करता है, फूड की राइपनिंग प्रोसेस को क्या करता है, फास्ट करता है। सो कहीं कहीं पे तो क्या होता है कि हमें इथाइलिन की जरूरत होती है, लाइक हमें इथाइलिन रिलीजिंग सिस्टम भी चाहिए होते हैं, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि इथाइलिन एब्जॉर्बर्स को ही यूज किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इथाइलिन जो होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है, स्पेशली इन फ्रूट्स। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द हाई प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन जो है फूड में क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन जो होती है बहुत जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है। सो फॉर दैट पर्पज जो है हम क्या यूज करते हैं, इथाइलिन एब्जॉर्बर का यूज करते हैं, ताकि राइपनिंग प्रोसेस को जो है स्लो डाउन किया जा सके।
ठीक है। अगर हम इथाइलिन एब्जॉर्बर की बात करें, सो जो फूड इंडस्ट्री में मोस्टली यूज किया जाता है पैकेजिंग सिस्टम में एज अ इथाइलिन एब्जॉर्बर, सो मोस्टली यूज किया जाता है पोटेशियम परमैग्नेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज KMnO4। ठीक है, सो इसको क्या किया जाता है, इसको इमोबिलाइज करके किस पे किया जाता है, इनर्ट मिनरल सबस्ट्रेट जो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम या सिलिका जेल हो गया, उसमें इमोबिलाइज कर दिया जाता है पोटेशियम परमैग्नेट को। सो पोटेशियम परमैग्नेट क्या करता है, इथाइलिन के साथ रिएक्ट करता है एंड इथाइलिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल एंड एसीटेट में। ठीक है, सो उससे क्या होता है, जो फूड की, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो राइपनिंग प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, सो फूड की शेल्फ लाइफ है वो एनहांस हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैकेजिंग सिस्टम इज एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग। सो एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे क्या एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का यूज किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कौन से होंगे, जो माइक्रोब के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो माइक्रोब की ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे इन फूड। ठीक है, जैसे कौन से हुए, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, एंड रिसेंटली जो यूज किए जा रहे हैं एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, वो कौन से यूज किए जा रहे हैं, एसेंशियल ऑयल्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, सो इनका क्या वर्क रहता है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या करना है, स्लो डाउन करना होता है। ठीक है, या कहा जाए तो दे आर बेसिकली यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, सो इन दिस वे दे यूज टू प्रिजर्व द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। ठीक है, सो सिंपली एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग सिस्टम में क्या यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का यूज करते हैं इन पैकेजिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फ्लेवर एंड एरोमा रिलीज। सो फ्लेवर एंड एरोमा रिलीज में क्या करते हैं हम कि फ्लेवर एंड एरोमा कंपोनेंट को जो है पैकेजिंग सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे कुछ स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कॉफी हो गया, टी हो गया, जिनकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर या एरोमा होती है। सो उसको एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, पैकेजिंग सिस्टम में भी जो है कंपोनेंट्स को, जो फ्लेवर कंपोनेंट्स हैं, जो एरोमा कंपोनेंट्स हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, सो ये जनरली क्या करते हैं, फूड की या जो भी बेवरेज की जो पर्टिकुलर एरोमा है उसको रिटेन करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, विद टाइम क्या करते हैं, समटाइम्स कहते हैं कि ड्यूरिंग स्टोरेज या ड्यूरिंग हैंडलिंग क्या होता है कि फूड की जो पर्टिकुलर एरोमा या फ्लेवर है वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो एरोमा कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लेवर कंपोनेंट्स होते हैं, जो पैकेजिंग सिस्टम में हम यूज कर रहे हैं एक्टिव पैकेजिंग सिस्टम में, सो ये क्या करते हैं, फूड की पर्टिकुलर एरोमा को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली किसके लिए होता है, जैसे टी, कॉफी, इन या कुछ स्पाइसेस जो होते हैं उनमें ये यूज किए जाते हैं एरोमा कंपोनेंट। ओके, now the next packaging system is intelligent packaging। so intelligent packaging की अगर हम बात करें तो फूड प्रोडक्ट की अभी तक हमने जितने भी पैकेजिंग पढ़ी उनमें क्या था रोल पैकेजिंग का, जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज हमने डिस्कस की, सो जनरली वो क्या कर रहा था, फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस कर रहा था, राइट। बट इंटेलिजेंट पैकेजिंग की अगर हम बात करें सो डायरेक्टली ये कोई भी फूड की शेल्फ लाइफ को एनहांस नहीं करता। मतलब फूड की शेल्फ लाइफ को या क्वालिटी को मेंटेन करने में इंटेलिजेंट पैकेजिंग का कोई भी रोल नहीं होता, ऐसी कोई भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता। सो इसका रोल क्या होता है, तो ये क्या करता है, कंज्यूमर को जो है अवेयर कराता है कि फूड की क्वालिटी कैसी है विद द हेल्प ऑफ सम इंडिकेटर्स। ठीक है, सो सिंपली कंज्यूमर को बताता है कि फूड की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली दो तरह के इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल इंडिकेटर्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड इंटरनल इंडिकेटर्स। सो एक्सटर्नल इंडिकेटर्स कौन से होंगे, जो अटैच किए जाएंगे आउटसाइड द पैकेज बॉक्स। ठीक है, एंड इंटरनल इंडिकेटर्स कौन से होंगे, जो फूड के अंदर जो है अटैच किए जाएंगे, लाइक हेड स्पेस में आपने अटैच कर दिया, ठीक है, या उसके लिड पे अटैच कर दिया। सो इनको क्या बोला जाएगा, इंटरनल इंडिकेटर्स, एंड जो आप फूड की पैकेजिंग के बाहर अटैच कर रहे हैं उन्हें बोला जाता है एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। ठीक है, सो इंडिकेटर्स का रोल क्या होता है कि फूड की क्वालिटी के बारे में जो है कंज्यूमर को अवेयर कराना। ठीक है, जैसे कि टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स हो गया, फ्रेशनेस इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि किस किस टाइप के इंडिकेटर्स जो है यूज किए जाते हैं इन इंटेलिजेंट पैकेजिंग। ठीक है, नाउ द फर्स्ट इज टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर। सो अगर हम टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हम सिंपल डिवाइस को यूज करते हैं जो टाइम एंड टेम्परेचर के रिलेशनशिप को शो करती है। सो टाइम एंड टेम्परेचर के रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें क्या होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करने की जरूरत होती है। सो उन फूड प्रोडक्ट्स को अगर
पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा गया फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, देन क्या होता है, उनके अंदर कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक उनके अंदर माइक्रोबियल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। सो इंडिकेटर जनरली क्या करेगा, वो क्वालिटी शो करेगा कि जो फूड प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करने लायक है या नहीं है, कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है जो है फूड है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है या नहीं रखा गया। सो सिंपली ये विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज जो है ये कंज्यूमर को अवेयर कराता है कि फूड की क्वालिटी कैसी है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी समझ आ रहा होगा कि जैसे अगर फूड फ्रेश है तो अंदर का जैसे आप डॉट देख रहे होंगे तो क्या है, लाइट ब्लू कलर का है, राइट। अगर फूड फ्रेश है बट ये कि उसे अभी के अभी कंज्यूम करना है, देन जो कलर है वो जो रिंग है सेकेंड रिंग उसकी कैसे हो जाएगी, एक डार्क ब्लू कलर की एक रिंग हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि फूड अभी भी फ्रेश है और उसको कंज्यूम किया जा सकता है। लास्ट में क्या होगा कि जो अंदर का जो रिंग जो सर्कल होगा वो भी डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। वहां पे क्या, फ्रेशनेस नॉट गारंटेड, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फूड की फ्रेशनेस है उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती, उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं ली जा सकती। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई है फूड की, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि टाइम एंड टेम्परेचर के रिलेशनशिप के बेसिस पर जो इंडिकेटर है ये कंज्यूमर को अवेयर कराता है कि फूड की क्वालिटी कैसी है। सिंपली यहाँ पे क्या कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है फूड की स्टोरेज की गई है या नहीं की गई, ये कंज्यूमर को अवेयर कराता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेशनेस इंडिकेटर। सो फ्रेशनेस इंडिकेटर जो होता है फूड में वो दो रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जितने भी चेंजेस आते हैं फूड में बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, एंड सेकेंड इज माइक्रोबियल जितने भी चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ द मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ जो भी चेंज आता है फूड में उसके वजह से, ठीक है। सो इन दोनों जो फैक्टर्स के वजह से जो भी फूड में चेंज आता है इंडिकेटर वो कंज्यूमर को शो करता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन के वजह से कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, लिपिड्स या पिगमेंट्स के वजह से जो अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, जैसे फ्लेवर चेंज होना या कोई भी एडवर्स बायोलॉजिकल रिएक्शंस फॉर्म होना फूड में, डिसकलर्ड हो जाना फूड में, ठीक है। एंड माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें, माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फूड का पीएच चेंज हो जाना या कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं वो बन जाना, ठीक है। सो फ्रेशनेस इंडिकेटर डायरेक्टली क्या करते हैं, वो अपने कलर चेंज के थ्रू जो है बताते हैं कंज्यूमर को कि फूड जो है वो फ्रेश है या नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट तो ये कैसे दिखाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टोटली ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। देन क्या है, स्टिल फ्रेश, मतलब क्या, हल्का ग्रीन एंड हल्का ब्लू, लाइट ग्रीन लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा। बट जब टोटल अंदर का ब्लू कलर आ जाता है इसका मतलब क्या है कि फूड फ्रेश नहीं है, मतलब वो कंज्यूम करने लायक नहीं रहा, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रेशनेस इंडिकेटर। एंड सेम अगर हम बात करें यहाँ पे कि माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाना, तो सिंपली क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेटाबोलाइट्स या टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, उन टॉक्सिक कंपाउंड से रिएक्ट करके एंड देन कलर चेंज करके कंज्यूमर को अवेयर कराते हैं कि फूड की क्वालिटी कैसी है। अगर जैसे कि मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हुए, अगर माइक्रोब्स ग्रो हो गए एंड उन्होंने मेटाबोलाइट्स फूड में प्रोड्यूस कर दिया है, सो इंडिकेटर्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज जो है कंज्यूमर को अवेयर कराएंगे कि फूड जो है कंज्यूम करने लायक नहीं रहा, ठीक है। सो ये होते हैं फ्रेशनेस इंडिकेटर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है इंडिकेटर्स और भी बहुत सारे यूज होते हैं इंडिकेटर्स, जैसे कि राइपनिंग के लिए जो है वो भी यूज किए जाते हैं कि फूड कैसा है, राइपन है कि नहीं है, उसके लिए भी इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। फ्रेशनेस वाले अभी जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, फ्रेशनेस इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं। टेम्परेचर इंडिकेटर्स जैसे यहाँ पे कलर चेंज के थ्रू आपको पता चलेगा कि अगर टेम्परेचर अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको प्रिजर्व करके जैसे नहीं रखा गया, यहाँ पे बेवरेज का एग्जांपल इन्होंने लिया, ठीक है। जैसे कोक की बॉटल को अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रिजर्व नहीं किया गया, सो उसका कलर कैसा है, कोई चेंज नहीं हुआ। बट अगर उसको अगर ठीक टेम्परेचर पे उसको प्रिजर्व करके रखा है, सो उसका कलर कैसे चेंज हो गया, ब्लू कलर में चेंज हो गया, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अगर उसको रखा गया देन उसका कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। बट अगर उसका टेम्परेचर वार्म कंडीशंस में उसको रखा गया देन वहां पे कोई भी कलर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज इंडिकेटर्स जो है कंज्यूमर को इजीली जो है फूड की क्वालिटी के बारे में पता चल जाता है। सो बस आपको ये याद जरूर रखना है कि जो इंटेलिजेंट पैकेजिंग सिस्टम है ये फूड की शेल्फ लाइफ को इनहेंस नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड नहीं करता है, ये सिर्फ क्वालिटी के बारे में कंज्यूमर को अवेयर कराता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यू पैकेजिंग सिस्टम. Now we are going to discuss is food safety and standards regulations 2011.
ठीक है। सो FSSAI ने बेसिकली जो रेगुलेशंस है 2011 की, इसको 3 पार्ट्स में जो है रेगुलेशंस को स्प्लिट किया है। फर्स्ट वन इज ड्राफ्ट पैकेजिंग रेगुलेशन, सेकेंड वन इज ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट एंड क्लेम्स रेगुलेशन, एंड द थर्ड वन इज ड्राफ्ट लेबलिंग रेगुलेशंस। तो हमें जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो क्या है, ड्राफ्ट लेबलिंग रेगुलेशंस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्राफ्ट लेबलिंग रेगुलेशंस। सो अगर हम लेबलिंग रेगुलेशंस की बात करें, सो जनरली किन के लिए यूज किया जाता है, ये जो प्री पैक्ड फूड है उनके लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है लेबलिंग की, ताकि जो कंज्यूमर है वो इजीली जो है इंफॉर्मेशन जो भी है उस पर प्रोवाइड की जा सके इजीली, एंड कंज्यूमर को पता चले कि उसका जो फूड है वो कैसा है, ठीक है, ताकि वो इजीली अपनी चॉइस मेकअप कर पाए, ठीक है। सो अगर हम लेबलिंग की बात करें, यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, नेम की रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो भी ब्रांड नेम है फूड का। देन इंग्रेडिएंट लिस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं आपने फूड में। देन न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है फूड का। डिक्लेरेशन लाइक वेज है, नॉन वेज है, ठीक है। देन फूड एडिटिव्स आपने कौन कौन से यूज़ किए हैं अपने फूड में, ठीक है। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका कंप्लीट नेम एंड एड्रेस होना। नाउ नेक्स्ट इज FSSAI लोगो एंड लाइसेंस नंबर, ठीक है। सो FSSAI क्या करती है, एक लोगो प्रोवाइड करती है, इसके साथ साथ लाइसेंस नंबर प्रोवाइड करती है, वो भी आपको मेंशन करना होता है इन योर लेबलिंग। देन डेट मार्किंग, डेट मार्किंग में क्या आपका यूज होता है कि जैसे लिखते हैं ना बेस्ट बिफोर दिस डेट, जो भी उसकी डेट होती है कि कब तक वो कंज्यूम किया जा सकता है, ठीक है, या कब वो मैन्युफैक्चर किया गया एंड कब तक वो कंज्यूम किया जा सकता है, वो मेंशन होना। देन लॉट नंबर एंड बैच नंबर। सो लॉट नंबर एंड बैच नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार कई केसेस में क्या होता है कि फूड को रिकॉल करना होता है, ठीक है, जैसे कुछ फूड में प्रॉब्लम आती है, देन फूड की रिकॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेसेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। सो अगर लॉट नंबर एंड बैच नंबर मेंशन होता है, सो क्या होता है, ये सब प्रोसेस ईजी हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नेट क्वांटिटी, ठीक है, कि फूड की क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, जैसे कुछ अगर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है फूड को यूज करने की, ठीक है, जैसे कि कुछ रेडी टू ईट मील्स वगैरह पे होते हैं, सो जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मेंशन करना। एंड लास्ट इज कंट्री ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कि कौन सी कंट्री में जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। सो ये सारी होती है जनरल रिक्वायरमेंट लेबलिंग की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट फॉर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा भी होगा कि फूड प्रोडक्ट जो होता है जब पैक होता है, सो जब आफ्टर पैकेजिंग आपने देखा होगा कि एक होती है उसकी फ्रंट साइड एंड एक होती है उसकी बैक साइड। सो फ्रंट साइड जो होती है वहाँ पे क्या होता है, उसका नेम जहाँ पे मेंशन होता है वो कहलाती है उसकी फ्रंट साइड, एंड जहाँ पे न्यूट्रिशनल लेबलिंग वगैरह की जाती है बैक साइड, उसे बोला जाता है, ठीक है। सो फ्रंट साइड में जो होता है वो क्या क्या डिक्लेरेशन या रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ पे क्या क्या लेबलिंग की जाती है। तो जैसे एनर्जी, टोटल फैट कितना है फूड का, ट्रांस फैट, टोटल शुगर, सॉल्ट, ये कहाँ पे मेंशन किया रहता है, फ्रंट साइड में, ठीक है। एंड RDA के अकॉर्डिंग जो है उसका परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, RDA के अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन किया जाता है उसके फ्रंट साइड में। इसके साथ साथ HFSS लेबलिंग भी फ्रंट साइड में की जाती है। HFSS क्या हुआ, हाई फैट सॉल्ट शुगर जो होते हैं फूड, उनकी लेबलिंग, जिन फूड में जो है शुगर कंटेंट या फैट कंटेंट या सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो बहुत हाई अमाउंट में होता है, उनकी लेबलिंग भी क्या की जाती है, फ्रंट साइड में ही की जाती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मैंडेटरी डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी वार्निंग। सो स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है, जहाँ पे मैंडेटरी आपको डिक्लेरेशन करनी है, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करनी ही है। वो कौन कौन से फूड्स के लिए होती है। सो फर्स्ट इज इन्फेंट फूड्स जो होते हैं, ठीक है, जो बच्चों के लिए जो फूड बनाए जाते हैं, वहाँ पे मैंडेटरी डिक्लेरेशन की जाती है इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी वार्निंग। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ दी जाती है। एडिबल ऑयल्स एंड फैट प्रोडक्ट्स में। इरेडिएटेड फूड, जहाँ पे आप प्रिजर्वेशन कर रहे हैं फूड की विद द हेल्प ऑफ इरेडिएशंस, उन फूड पे डिक्लेरेशन, मैंडेटरी डिक्लेरेशन की जाती है। देन फोर्टिफाइड फूड्स में, अभी हम आगे भी देखेंगे कि फोर्टिफाइड फूड का क्या एक लोगो होता है पर्टिकुलर, सो आपको ये डिक्लेरेशन मैंडेटरी करनी होती है कि जो फूड है ये क्या है, फोर्टिफाइड है। ऑर्गेनिक फूड में भी की जाती है, जैसे ऑर्गेनिक फूड का क्या है लोगो, जैविक भारत, सो आपको मेंशन करना होता है अगर आपका फूड ऑर्गेनिक है, सो आपको मेंशन करना होता है विद द हेल्प ऑफ दैट लोगो, ठीक है। देन लो ग्लूटेन एंड ग्लूटेन फ्री फूड्स जो होते हैं, जहाँ पे क्या ग्लूटेन का अमाउंट बहुत कम है, ये जो है जिसमें ग्लूटेन
एब्सेंट है वो भी आपको मेंशन करना होता है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड और मॉडिफाइड फूड, जो भी आप जेनेटिकली इंजीनियरिंग की यूज से जो आप फूड मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ पे भी आपको मैंडेटरी डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना होता है। एंड लास्ट किसके लिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए जो है मैंडेटरी डिक्लेरेशन जो है प्रोवाइड करनी होती है विद स्टैट्यूटरी वार्निंग। सो अभी हम ये डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे जो वार्निंग्स दी जाती है, जो हम डिक्लेरेशन या स्टैट्यूटरी वार्निंग्स की बात कर रहे हैं, सो ये किस वे में दी जाती है। ठीक है, now the next is changes and new inclusion in the proposed labeling regulations. So first one is nutritional information. So nutritional information भी क्या होती है, मैंडेटरी डिक्लेरेशन ही होती है, जो कहाँ पे होती है, बैक साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आप क्या क्या मेंशन करते हैं न्यूट्रिशनल, अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं, ट्रांस फैट्स कितने हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना प्रेजेंट है फूड में। ठीक है, देन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कितना प्रेजेंट है, ग्राम्स की फॉर्म में मेंशन किया जाता है। देन पर सर्विंग, जो पर सर्व परसेंट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू आरडीए के अकॉर्डिंग जो है वो मेंशन किया जाता है। देन नंबर ऑफ सर्विंग पर पैक एंड सर्विंग साइज जो है मेंशन किया जाता है इन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ फ्रंट ऑफ पैक, जैसे भी हमने डिस्कस भी किया था, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ना कि फ्रंट में जो पैक के जो हमने डिस्कस किया था वहां पे क्या क्या मेंशन होता है, so हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, एनर्जी, टोटल फैट, ट्रांस फैट, टोटल शुगर एंड सॉल्ट, किसके अकॉर्डिंग, कि वो आरडी के अकॉर्डिंग कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, वो हम मेंशन करते हैं हमारे फ्रंट ऑफ पैक में। ठीक है, आरडीए के अकॉर्डिंग, ये कंफ्यूज मत होना कि न्यूट्रिशनल लेबलिंग, और इसमें आप कंफ्यूज मत होना, न्यूट्रिशनल लेबलिंग होगी बैक में। ठीक है, बट आरडीए के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं फूड, वो कहाँ मेंशन होगी, आपकी फ्रंट में। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि कैलोरीज वगैरह पहले तो ग्राम्स वगैरह में, देन उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, पार्ट 1 में तो आपने ग्राम्स में किया हुआ है, राइट, एंड पार्ट 2 में उसे आपने परसेंटेज में जो है, हर कंपोनेंट को आपने परसेंटेज में जो है कन्वर्ट कर दिया। सो इसी वे में जो है फूड को शो किया जाता है, लेबलिंग जब की जाती है। सो अकॉर्डिंग टू आरडीए जो है आपको परसेंटेज में जो है मेंशन करना होता है, एंड ये कहाँ पे होता है, फ्रंट में। ठीक है, बट न्यूट्रिशनल लेबलिंग कहाँ होगी, बैक में। ये याद हमेशा रखना, आरडीए के अकॉर्डिंग कहाँ होगा, फ्रंट में, बट जो न्यूट्रिशनल लेबलिंग है फूड की वो होगी बैक में। ठीक है, नाउ फ्रंट में और हमने डिस्कस किया था कौन से फूड और मेंशन किए जाते हैं, हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, उनको भी हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, फ्रंट में। जिन फूड में जो है फैट कंटेंट, शुगर या सॉल्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, सो वहां पे भी आप क्या मेंशन करेंगे, उसको फ्रंट में ही लेबलिंग के, मतलब जो फ्रंट पैक है वहीं पे ही शो करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर फूड में जो है शुगर कंटेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट, सो उसको आपने क्या कर दिया, रेड कलर से जो है मार्क कर दिया, ताकि कंज्यूमर को पता चल जाए कि जो फूड प्रोडक्ट है ये क्या है, इसके अंदर शुगर जो है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। सो इजिली अपनी चॉइस बना सकता है कि उसे ये फूड कंज्यूम करना है या नहीं करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एलर्जन इंफॉर्मेशन। सो ये भी आपको मेंशन करना होता है कि अगर कोई भी फूड में, जैसे कोई भी पर्टिकुलर जैसे एलर्जेंस हुए, जैसे मोस्टली जो एलर्जेंस होते हैं कौन से होते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, सीरियल्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, ग्लूटन होता है। सो कई लोग क्या होता है, ग्लूटन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो जैसे सीलियक डिजीज होती है उन्हें, जो ग्लूटन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्या बोला जाता है उस डिजीज को, सीलियक डिजीज। ठीक है, सो आपको मेंशन करना होता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, सीरियल्स कंटेनिंग ग्लूटन, ऐसे करके आपको डिक्लेरेशन देनी होती है। देन कुछ क्रस्टेशियंस या सी फूड्स होते हैं जिनसे एलर्जिक होते हैं लोग, मिल्क प्रोडक्ट से भी कुछ होते हैं जैसे, जिन्हें क्या बोला जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है, कि जो मिल्क में प्रेजेंट होती है शुगर ना, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सो उनको क्या बोला जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, एग प्रोडक्ट से भी होते हैं एलर्जिक, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स हुए, पीनट, ट्री नट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, सोयाबीन्स, सल्फाइट इन कंसंट्रेशन ऑफ मैक्सिमम 10 mg पर किलोग्राम। सो ये जितने भी अगर आप प्रोडक्ट्स, इनमें से कोई भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं इन योर फूड प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आप यूज कर रहे हैं, सो आपको उसकी इंफॉर्मेशन जो है डिक्लेरेशन में प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेज, नॉन वेज एंड फूड नॉट मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, सो ये तो सब आपने देखा ही होगा कि अगर फूड जो है वो वेज है, देन उस पर क्या, अगर जैसे प्लांट ओरिजिन का है तो उस पर ग्रीन कलर का लोगो होगा, अगर एनिमल ओरिजिन से फूड मैन्युफैक्चर किया गया देन उस पर ब्राउन कलर का जो है लोगो होगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एवरी पैकेज ऑफ फूड कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग फूड एडिटिव्स, ठीक है, प्रोसेसिंग एड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शेल कंसिस्ट ऑफ ब्राउन कलर। ठीक है, सो वहां पे कैसा डॉट होगा, ब्राउन कलर का होगा। जैसे आपने देखा भी होगा ना नॉर्मली की फ्रूट केक जैसे आप परचेज करने गए, सिंपली जो ब्रिटानिया के फ्रूट केक होते हैं, सो अगर वहां पे क्या, अगर आपने
एग कंटेनिंग वाला फ्रूट केक ले रहे हैं तो वहां पे क्या आपने देखा होगा ब्राउन डॉट उसके ऊपर होते हैं अगर उसके अंदर एग प्रेजेंट है, बट अगर उसके अंदर एग प्रेजेंट नहीं है देन उसके ऊपर ग्रीन कलर का डॉट होता है। ठीक है, सो इसी वे में पता चलता है कंज्यूमर का कि जो उसका फूड है वो वेज है या नॉन वेज। अगर प्लांट ओरिजिन का है देन वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का डॉट होगा। एनिमल ओरिजिन से अगर मैन्युफैक्चर्ड है देन वहां पे क्या है, ब्राउन कलर का लोगो होगा। एंड अगर कोई फूड है, जैसे एनिमल फूड के लिए कोई फूड बनाया गया है, जैसे डॉग्स के लिए जो फूड बनाए जाते हैं या कैट्स के लिए जो फूड बनाए जाते हैं, देन उन पे क्या होता है, ऐसे क्रॉस करके जो है लोगो बनाया जाता है कि ये ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए फूड नहीं बना है। ठीक है, इस सिंबल के थ्रू ये बताते हैं कि जो ये फूड है ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज डेट मार्किंग। सो डेट मार्किंग में क्या है कि एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन करनी होती है, मैंडेटरी डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो फूड है वो कब एक्सपायर्ड हो रहा है, जैसे कि बेस्ट बिफोर डेट करके जो है मेंशन किया जाता है। इसके साथ साथ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग भी जो है वो भी मेंशन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन रिटेलर कंटेनर्स शेल डिक्लेयर ऑन द कंटेनर और लेबल अटैच। नॉन रिटेलर कंटेनर्स कौन से जो सेल के पर्पज से जो है फूड को नहीं बनाते, सो उनको क्या क्या लेबलिंग करनी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें फूड का जो नेम है वो मेंशन करना होता है कि फूड का नेम क्या है, क्वांटिटी कितनी है फूड की वो मेंशन, FSSAI लोगो एंड जो लाइसेंस नंबर FSSAI ने प्रोवाइड किया वो मेंशन करना होता है, डेट ऑफ मार्किंग एंड लॉट नंबर। एंड इसके साथ साथ जो इन्हें डिक्लेरेशन देनी होती है वो ये जरूर देनी होती है कि नॉट फॉर रिटेल, जो रिटेल के पर्पज के लिए नहीं बनाई गई है, ये स्टेटमेंट इन्हें देनी होती है पैकेज पे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फोर्टिफिकेशन लोगो। जैसे हमने बताया था कि फोर्टिफिकेशन लोगो भी क्या होती है, मैंडेटरी डिक्लेरेशन होती है। सो फोर्टिफिकेशन लोगो ये होता है जैसे ब्लू कलर का होता है एंड प्लस F की फॉर्म में जो होता है, ये लोगो भी जो है जो भी फूड्स को अगर फूड को फोर्टिफाई किया गया उन पे ये लोगो मेंशन करना होता है। ठीक है, फोर्टिफाई का मतलब क्या है कि फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस किया गया है। ठीक है, सो वहां पे ये लोगो दिया जाता है। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फूड लोगो। जब आप सारे ऑर्गेनिक फूड का यूज, ऑर्गेनिक फूड कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं अपने फूड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, देन वहां पे आपको जो है ऑर्गेनिक फूड का जो लोगो है जैविक भारत उसको लेबल करना होता है। ठीक है, नाउ द लास्ट इज प्रपोज लेबलिंग फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस। सो अभी हमने डिस्कस भी किया था जैसे कि कुछ मैंडेटरी जो डिक्लेरेशन होती है जहां पे क्या स्टैट्यूटरी वार्निंग हमने कही थी कि देनी होती है, सो उसमें हमने अल्कोहलिक बेवरेजेस भी हमने मेंशन की होती है। सो उस पर स्टैट्यूटरी जो वार्निंग होती है वो किसमें, इंग्लिश में या वहां की कोई लोकल अगर लैंग्वेज है सो उसमें भी आप दे सकते हैं। सो इंग्लिश में अगर वार्निंग देनी होती है तो क्या दी जाती है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है वो आपको अपनी बेवरेज पे देनी होती है। ठीक है, इन केस रिस्पेक्टिव स्टेट्स विश द सेम टू बी प्रिंटेड इन देयर लोकल और रीजनल लैंग्वेज, द सेम शेल बी अलाउड विदाउट द नीड फॉर रिपीटिंग द इंग्लिश वर्जन। ठीक है, सो अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज कोई पर्टिकुलर जैसे स्टेट है उसको लोकल लैंग्वेज में अपनी वार्निंग जो है वो प्रिंट करानी है, सो उसको इंग्लिश में जो है पर्टिकुलर वार्निंग को अगेन जो है प्रिंट कराने की जरूरत नहीं होती। बस ये जरूर याद रखना होता है जो भी स्टैट्यूटरी वार्निंग है वो 3 mm से जो प्रिंट साइज जो उसके साइज है फॉन्ट साइज वो 3 mm से छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द FSSAI regulations 2011. Okay, so thank you so much everyone for this class.